तो आज हम लोग ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि भारत के कुछ अभयारण्य के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यह अभयारण्य किन जानवरों के लिए संरक्षित किया गया है, किन हाँ, और यह किस राज्य में है, किस जगह पर है और इसकी स्थापना कब हुई है, तथा इसमें कौन कौन से जानवर सुरक्षित एवं संरक्षित है। तो जैसा कि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय होता है, पार्क मतलब उद्यान होता है। ठीक है, उद्यान मतलब बगीचा भी हम लोग कह सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड जी, यह है उत्तराखंड में है। ठीक है, तो देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि कार्बेट जो होता है ना, कार्बेट, वो कार्बेट क्या होता है ना कि मतलब कि कार्बेट मतलब कि हम लोग आम को पकाने के लिए कार्बेट का यूज करते हैं, और आम के मात्रा को मतलब कि क्वांटिटी को देख करके ही हम लोग कार्बेट भी उसमें डालते हैं। अगर मान के चलो आमों की संख्या कम है और कार्बेट की मात्रा अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो आम क्या होगा? खराब हो जाएगा। इसलिए हमको जाहिर है कि कार्बेट को खंड करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कार्बेट जब भी आ जाए, जिस उद्यान में कार्बेट लग जाए क्वेश्चन में, तो याद करेंगे कार्बेट को खंड करके ना हम लोग आम में डालेंगे। इसलिए खंड से याद हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसके बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो, ये भारत का सबसे पुराना है, अपने राष्ट्र का मतलब अपने भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको हम लोग किस तरह से याद रखेंगे वो समझ लीजिए। देखिए, भारत का यह सबसे पुराना पद्धति है, यह भारत का सबसे पुराना पद्धति है कि आम को पकाने के लिए हम लोग कार्बेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कार्बेट का। हालांकि अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो अभी कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। किसका? एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। तो हम लोग ये एक नई पद्धति में एसिटिलीन का यूज करते हैं ना, लेकिन पहले यानी कि पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है कि हम लोग फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? कार्बेट का। इसलिए याद कर लो कि यह पुराना पद्धति है, यानी कि यह पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और किस देश का पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत देश का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित की गई है। यह कहाँ पर है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में यह अवस्थित है। आगे है कि इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए, हम पहले बता दिए थे कि जितने भी अभयारण्य हैं, इस अभयारण्य में कुछ जानवरों मतलब कुछ विशेष जानवरों के लिए विशेष तरह के उद्यान का निर्माण किया गया है। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ हम देख रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जानवर के लिए है? तो विलुप्त। सबसे पहला पॉइंट है कि यह इसलिए किया गया है कि विलुप्त जानवर को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। तो देख लो, इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। तो चलो हम बात करते हैं, एक बार फिर पुनः याद दिला देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको कोई भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कोई भी क्वेश्चन को मिस्टेक करके नहीं आए, आप उसको स्कोरिंग करके आए, पॉजिटिव आपका रिजल्ट हो। तो इसलिए एक बार पुनः हम चलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो फटाफट से बताते जाओ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में किस जिले में है? नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में। अब ये बता दो कि उत्तराखंड में जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इस उद्यान में किसकी रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है? तो बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर क्या है? अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसको हीटर से कर दिए हैं, हाईलाइटेड कर दिए हैं। तो इसलिए ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। और इसकी स्थापना जो की गई है वो 1936 में, यानी कि 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो है बाघों की आबादी
बहुत ज्यादा है। तो प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर किस जानवरों की आबादी मतलब जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। बात समझ आ रहा है? देखो बहुत से बंगाल है, इसलिए बंगाल टाइगर की रक्षा किया जा रहा है। टाइगर मतलब बाघ होता है, इसलिए जो है सो मतलब कि बाघों की आबादी अधिक है। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई 1936 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हुई है और यहाँ पर किस जानवरों की संख्या बहुत अधिक है? तो बंगाल टाइगर की। तो एक बार फटाफट से बता दो अब कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की मतलब स्थापना किस राज्य में किस जिले में की गई? फटाफट बताओ। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। अब ये बताओ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है? 36 ईस्वी में की गई है। अब यहाँ पर किस जानवरों को की जनसंख्या सबसे अधिक है? बाघों की। अच्छा, अब ये बता दो कि इसकी स्थापना जो है किसकी रक्षा के लिए की गई है? बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, बंगाल के टाइगर मत बोलो, सीधे बोलो बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यदि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं अगले उद्यान के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात राज्य में है। और सबसे पहला ट्रिक इसका समझ लीजिए, ये गिर जाएगा कोई भी व्यक्ति तो गुजर जाएगा। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? वह गुजरात राज्य में है। और गिर वन संरक्षित क्षेत्र, बड़े ही जोश में हमने इस गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह स्क्रीन पर ही नहीं दिख पा रहा था, इसलिए हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं इसको। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और इसको याद रखने के लिए हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिर जाएगा तो गुजर जाएगा। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात राज्य में है। तो एक बार फटाफट से ये बता दो कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। तो गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में यानी कि 1913 ईस्वी में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1913 ईस्वी में यानी कि 1913 में हुई है। स्थापना को हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, इस पर हम किसी व्यक्ति के बारे में बताए थे कि कोई व्यक्ति गिर गया तो गुजर गया। बात समझ में आ रहा है? तो गिर गया तो गुजर गया। ये तो इसकी स्थापना जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1913 में। एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस कारण से की गई थी? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका एम क्या था? उद्देश्य क्या था? ये पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना एशियाई सिंहों के लिए, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि गिरेगा वही व्यक्ति जो ऐश करेगा, इसलिए याद कर लो। और ऐश करता है खासतौर पर सिंह जात में, राजपूत जात का जो बच्चा सब होता है वो थोड़ा ऐश ज्यादा करता है, ऐश मौज, इसलिए याद कर लो गिरेगा वही व्यक्ति जो ऐश करेगा। यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वह ऐश करेगा, मतलब एशियाई सिंहों के लिए वह संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और गेट को क्लोज कर दो। आगे है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघ संरक्षित क्षेत्र है। वह कैसा क्षेत्र है? बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बाघ का मतलब सिंह के ग्रुप में ही आता है ना, इसलिए बाघ संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर प्रोटेक्ट एरिया है। जो एशियाई बब्बर शेर के लिए वह विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान केवल गुजरात में ही प्रसिद्ध नहीं है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले ही हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि यह एशियाई सिंहों के लिए है ना, संरक्षण प्रदान करने के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो सिंह का मतलब क्या होता है? जंगल का राजा शेर ही होता है ना, शेर के ग्रुप में ही मान लो बाघ को, इसलिए याद कर लो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है संरक्षित क्षेत्र है, वह बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और इस बाघ संरक्षित क्षेत्र में एक शेर जिसका नाम है एशियाई बब्बर शेर, तो हम लोग ये पहले ही पढ़ लिए हैं कि एशियाई शेर के लिए संरक्षित प्रदान किया गया था। तो ये एशियाई शेर में है जिसका नाम है एशियाई बब्बर शेर। क्या नाम है? एशियाई बब्बर शेर। और बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
तो एक बार फटाफट से बता दो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहले हम एक बार बताते हैं फिर से। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना गुजरात राज्य में एशियाई सिंहों को संरक्षित करने के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है और जिसमें एशियाई बब्बर शेर के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये प्रसिद्ध है। कौन सा उद्यान है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट से बता दो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और यह जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। और इस क्षेत्र मतलब ये विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध है। जो किसके लिए? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए। तो ये था गिर राष्ट्रीय उद्यान और शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी गया होगा। और मेरा वही मोट्टो है, मेरा वही सिद्धांत भी है कि आपका एक भी प्रश्न हमारे चैनल से पढ़े गए, एक भी वीडियो में डाले गए प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं हो। तो आइए बात करते हैं अब हम लोग दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कौन सा उद्यान है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और देखो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो पहले बता दो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी है। तो अब चलो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझो। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसको ऐसे याद कर लो कि जब कभी भी दूध दुहने वाला व्यक्ति बैठता है जानवर के पास, तो अपने हाथ को कहाँ करता है? अपने हाथ को ऊपर की ओर करता है ना, दूध दुहने के लिए। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ऊपर की ओर करेगा, यानी ऊपर से हो जाएगा तुमको उत्तर प्रदेश। यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और यह सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह जो है उत्तर प्रदेश, यह सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इस लाइन को आप, इसमें एक ही बात याद रखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और यह सबसे समृद्ध है। अब इसका मतलब बताते हैं। जब तक आप लाइन के हर एक वर्ड को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज परमानेंटली याद नहीं रहेगा, वो आप भूल जाएंगे। वैसे भी रटना नेगेटिव टैग होता है ना, रटना पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो समझो, देखो ये जो है ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये समृद्ध, ये कह रहा है कि सबसे बड़ा और यह समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह सबसे बड़ा भी है और सबसे समृद्ध भी है। देखो ये सबसे बड़ा भी है और ये समृद्ध भी है, इसका मतलब समझ लो। ये जो है ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वह सबसे बड़ा है। देखो अब दूध कोई व्यक्ति अगर पिएगा तो उसका शरीर बड़ा तो बनवे करेगा ना, है कि नहीं? और जब शरीर बना रहेगा तो पैसा कमेबे करेगा। जब पैसा कमाएगा तो वो सुखी समृद्धि से रहबे करेगा। इसलिए समझ लो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब समझ लो जैव विविधता का मतलब क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न तरह के जीव, यानी कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर विभिन्न तरह के जीव रहते हैं, है कि नहीं? विविध मतलब होता है विभिन्न, और जैव मतलब जीव, मतलब जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव हैं, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता वाला क्षेत्र। तो याद कर लो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दूध तो विभिन्न प्रकार के जीवों में उत्पन्न होता है ना, दूध। इसलिए याद कर लो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सबसे बड़ा और जैव विविधता वाला समृद्ध क्षेत्र है। वह सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, क्या बोले एक बार फिर से समझ लो कि जो व्यक्ति दूध पिएगा वो उसका बॉडी कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और जब बॉडी बड़ा हष्ट-पुष्ट रहेगा तो वह पैसा कमाएगा, पैसा से वो खाएगा पिया, सुखी समृद्धि से रहेगा। तो यहाँ तक आपको भली बात समझ में आ गया होगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सबसे बड़ा है और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब चलिए आगे क्या बोलता है। हम एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे और पैसेंस रख करके आप वीडियो को छोड़े मत, समझते चले आगे। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह जो है बाघों और बारहसिंगा के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है।
यह प्रसिद्ध है, ख्याति प्राप्त है कि नहीं। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए और बारहसिंघा के लिए, समझ लीजिए बाघ क्या होता है और बारहसिंघा क्या होता है। देखिए बाघ को तो सब जानता ही है, जिसका अंग्रेजी टाइगर होता है, और बारहसिंघा का मतलब होता है जिसको 12 गो सिंह होता है। तब 12 गो सिंह किसको होता है, मतलब एक सिंह में 12 गो, मतलब डंठल टाइप का निकला हुआ रहता है। किसको, हिरन को, किसको, हिरन को, इसलिए हिरन को ही बारहसिंघा कहा जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बात समझ में आया। ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस किस के लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ और बारहसिंघा के लिए। देखो बा से बाघ और बा से बारहसिंघा। तो याद कर लेना कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ और बारहसिंघा के लिए यह प्रसिद्ध है। बात समझ में आ रहा है, और वो भी विश्व प्रसिद्ध है ये। तो एक बार फिर से हम बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बता दो पहले कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश में है, और यह सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूध 12 घंटा। अब चलो, अब आगे हम बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। बताओ कि क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और इसको फटाफट से याद कर लो कि यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखो ये कंचन नाम की एक लड़की है, और वो शादी हो गया, वो चली गई कहाँ पर, सिक्किम में रहती है। वो कहाँ रहती है, सिक्किम, जिसकी राजधानी कहाँ है, गैंगटोक है। तो याद कर लो कि कंचन कहाँ रहती है, सिक्किम में, यानी कि कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। नेशनल पार्क ये जो है सिक्किम में है, गैंगटोक में नहीं, सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी बताए थे गैंगटोक। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अब देखिए आप सुने होंगे कि जैसे कि रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई है वो 1935 में हुई है, और इसकी जो ये राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है, वह हुआ है 1900 कब, 45 में हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कंचनजंगा था नेशनल पार्क, ये पहले से ये बना हुआ था, ठीक है, पहले से ये बना हुआ था। लेकिन और यहाँ पर जानवर भी संरक्षित भी रहते थे। लेकिन इसको राष्ट्र स्तर पर जो शामिल किया गया, वो कब शामिल किया गया, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो इसको 17 जुलाई 2016 को 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में, है ना, विश्व के विरासत की सूची में शामिल किया गया। बात समझ में आ रहा है। अब चलो, शायद यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ चलो, यह भारत का पहला विरासत स्थल है, यानी कि भारत का पहला विरासत स्थल का नाम बताओ, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला विरासत स्थल का नाम बताओ, तो कंचनजंगा विरासत स्थल। देखो ये क ख ग में क पहले स्थान पर आता है, इसलिए याद कर लो कि भारत का पहला विरासत स्थल कौन सा है, तो कंचनजंगा है। बात समझ में आया। अब चलो, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो विश्व की, अब ये देखो भारत का पहला विरासत स्थल था ये, लेकिन यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी कि देखो इसका मतलब क्या होता है, बच्चा यहाँ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो लाइन है 3 2 1, ठीक है, इस तरह से है, और ये एरो इस तरह से दिख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब आपका जो लाइन था कि विश्व में सबसे ऊंचा तीसरा स्थान पर आने वाला, मतलब देखो सबसे ऊंचा 1 नंबर पर वाला होगा, फिर 2 नंबर वाला होगा, फिर 3 नंबर वाला होगा। तो ऊपर मतलब सबसे ऊंचाई की बात की गई है, तो सबसे ऊंचा है 1 नंबर वाला, तो उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो यही है। ये जो कंचनजंगा है ना, मतलब ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखा गया तो यह पूरे विश्व में तीसरा स्थान पर आता है। बात समझ में आ गया। तो यही बात था, समझ में आ गया होगा। तो विश्व की तीसरी है, यानी कि 1 नंबर पर कोई और आता है, 2 नंबर पर और कोई आता है, 3 नंबर पर जो आता है वही कंचनजंगा आता है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, और ये चोटी जो है ना, कंचनजंगा, ये चोटी जो है वो कंचनजंगा स्थित है। कह रहा है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है।
तो ये आपको लाइन क्लियर कर दूं मैं एक बार फिर, आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे पर्वत चोटी कंचनजंगा है। तो यहाँ का मतलब सिक्किम में विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कौन सा है? तो कंचनजंगा है। तो वैसे भी एक समय की बात है, हम भी गए थे सिक्किम, और वहां का जो एरिया देखे थे, आप जितने ही आगे जाएंगे उतना ही ऊपर चलते जाएंगे, ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए याद कर लो कि यह विश्व में तीसरा स्थान जो है ऊंचाई की दृष्टि से वो कंचनजंगा नेशनल पार्क का है। बात समझ में आ गया? तो एक बार पुनः कंचनजंगा नेशनल पार्क में बताते हैं। तो इसमें बता दिए कि कंचन नाम की लड़की है, वो कहाँ रहती है? सिक्किम में, इसलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है। और इसको प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया है? 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यह जो है वो भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। अब आइए हम बात करते हैं दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना 1981 में यानी कि 1981 में की गई, और ये जम्मू तथा कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए, सामान्य दृष्टि से अगर पूछे तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वो आपको जम्मू कश्मीर बोल दीजिएगा। ठीक है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान तो जम्मू कश्मीर, लेकिन ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर पर स्थित है ना, 22 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये। दाची ग्राम का अर्थ 10 गांव होता है। तो दाची ग्राम का अर्थ क्या होता है? 10 गो गांव होता है, 1-2 गांव नहीं, 10 गांव, है ना। यह उद्यान हुंगल मृग या कश्मीरी हिरण के तौर पर जाना जाता है। यह जो गांव है वह हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि तेंदुआ, जैसे कि हिम तेंदुआ, जैसे कि काला भालू, जैसे कि भूरा भालू, जैसे कि जंगली बिल्ली, जैसे कि हिमालयी मारमोट, जैसे कि कस्तूरी मृग, और लाल लोमड़ी मतलब कि रेड फॉक्स, और सुनहरी चील। एक बार पुनः हम बात करेंगे सबसे पहले हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के बारे में। देखिए, ये जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह उद्यान हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। एक बार बोलेंगे, हंगुल मृग और उसी को, है ना, हंगुल मृग या उसे हम कश्मीरी हिरण भी कह सकते हैं। तो हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है किसको? दाची ग्राम को। और यहाँ कह रहे हैं कि इस दोनों के अलावा अन्य जंतु भी रहते हैं, जैसे कि तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू। देखिए, याद करने में कितना आसान है, पहले तेंदुआ फिर हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ मतलब जो बर्फ में रहता है तेंदुआ, काला भालू फिर भूरा भालू, जंगली बिल्ली, फिर हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील। ठीक है, तो ये सब जो है दाची ग्राम में पाए जाते हैं। और उद्यान में पाए जाने वाले कुछ मुख्य पेड़ भी हैं, जिसका नाम है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार और नम पर्णपाती झाड़ियां, देवदार, चीड़ और शाहबलूत, जिसको हम लोग ओक कहते हैं, तो एक बार पुनः हम दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग फिर से देखिए, थोड़ा ये कठिन पड़ रहा होगा, खैर कोई बात नहीं है। रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन मुझे जाना जरूरी है, इसलिए पैसेंस रखेंगे। तो आइए फिर से बात करते हैं दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। दाची गाम की स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है। और इस ईस्वी को, यानी कि ये जो तारीख है, इस तारीख को याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप इसको पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे तो पूरा पकड़ में आ जाएगा। तो एक बार बताइए कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 1981 में हुई है, 1981 में हुई है। और
ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। और दाची गांव का अर्थ क्या होता है, फटाफट से बता दो। 10 गांव होता है। यह उद्यान हंगुल मृग के लिए या कश्मीरी हिरण के लिए, हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन कहता है कि यहाँ पर केवल ये दो पक्षी, ये दो जानवर ही नहीं रहते हैं, इसके अलावा यहाँ पर और भी अन्य जंतु रहते हैं, जैसे कि तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मारमोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरी चील। इसके अलावा ये बता रहा है कि उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य कुछ पेड़ भी है, और उस पेड़ का नाम है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार। क्या बोले हम? हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार। फिर से बोलो, हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार। इसके बाद है नम पर्णपाती वन, और इसके बाद है झाड़ियां, देवदार, चीड़ और शाहबलूत, जिसे हम ओक भी कहते हैं। तो इस तरह से इसको आप थोड़ा सा इस पर विशेष फोकस करके इसको रिवीजन करेंगे, आपको पकड़ में आ जाएगा। वैसे हम 2-4 बात आपको जरूर रटा ही दिए हैं। तो जैसे कि आप देख लीजिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर से 22 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद है दाची ग्राम का अर्थ क्या होता है? 10 गांव। अच्छा, बता दो कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? खास तौर पर हंगूरी हिरन, हंगुल मृग। जब बोलते रहते हैं ना तो थोड़ा इधर देखा करो, गलत बोलने से दूसरे को भी गलत याद होता है। हंगुल मृग या उसी को हम लोग कश्मीरी हिरण भी कहते हैं। और क्या इसके अलावा यहाँ और भी जंतु पाए जाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। और कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं ये बताओ? तेंदुआ, काला भालू, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी हिरण, हिमालयी मारमोट, लाल लोमड़ी और सुनहरा चील। अब इस उद्यान में कुछ मुख्य पेड़ भी पाए जाते हैं, और फटाफट से बता दो कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो जैसा कि पेड़ है हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार। क्या बोले? हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार। हिमालयी नम शम शीतोष्ण सदाबहार। इसके बाद है नम पर्णपाती वन, फिर है झाड़ियां, फिर है देवदार, फिर है चीड़, इसके बाद है शाहबलूत, जिसको हम लोग ओक भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं एक नया चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य है। और ये चंद्रप्रभा जो है, इसको भी हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं कि चंद्रप्रभा को समझ लो, चंद्र मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा कहाँ दिखता है हम लोगों को? ऊपर में। इसलिए चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश में। और इस अभयारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में, यानी कि 1957 में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई। किसके लिए? एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, है ना, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और इसके बाद क्या है, भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग फिर से समझते हैं चंद्रप्रभा जीव अभयारण्य के बारे में। तो बताओ कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ट्रिक क्या बोले हैं कि चंद्रमा ऊपर में है ना, इसलिए उत्तर प्रदेश में। और इसकी स्थापना हुई है देश आजाद होने के 10 साल के बाद, यानी कि देश आजाद हुई 1947 में, और उसके 10 साल के बाद इसकी स्थापना हुई है 1957 ईस्वी में। और यह जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं अगर हम बात करें जीव कार्बेट गिर राष्ट्रीय उद्यान की, तो वहां था एशियाई सिंहों के लिए। जब सिंह कहेगा तो हम बोले थे कि सिंह जात का जो बच्चा सब होता है ऐसे मौजादे करता है तो गिर जाता है, लेकिन यहाँ है एशियाई शेरों के लिए। तो जब एशियाई शेरों की बात हो तो वहां पर चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य मारना, जब एशियाई सिंहों की बात हो तो वहां पर गिर राष्ट्रीय उद्यान मारना। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आंसर बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए
आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इस चीज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से याद रखेंगे। एशियाई सिंह कहेगा तो सिंह गिर जाएगा, एशियाई शेर कहेगा तो शेर हमेशा ऊपर रहता है ना, इसलिए ऊपर मतलब ऊपर में चंद्रप्रभा है, इसलिए चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान में यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में है ना एशियाई शेरों को संरक्षित किया जाता है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे है कि यहाँ शेरों के अलावा शाही एक जानवर होते हैं और काले हिरन भी जानवर हैं, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा। शाही जो एक ऐसा मतलब जंतु है ना जिसके शरीर में कांटा ही कांटा भरा रहता है, बहुत छोटा सा जंतु होता है लेकिन उसके शरीर में कांटा ही कांटा भरा रहता है। इसके बाद काले हिरन तो जानते ही हो, चीतल के बारे में नेट पर देख लेना, कमेंट्स करना। जंगली सुअर, सांभर और नीलगाय, नीलगाय भी तो जानते ही हो, एक बार आया भी था अपने एरिया में नीलगाय। और इसके बाद भारतीय चिंकारा, ये सब जानवर भी पाए जाते हैं कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में। तो बताओ एक बार चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में क्या बताया है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है जी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 ईस्वी में हुई है। किस जानवर को संरक्षित किया जाता है? एशियाई शेरों के लिए बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि शाही, जैसे कि काले हिरन, जैसे कि चीतल, जैसे कि जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा। और चिंकारा जो है कहाँ का है? ये सब जानवर पाए जाते हैं। तो बताओ कि चिंकारा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ये कमेंट्स करके बताना आप लोग। तो चिंकारा से जुड़ा हुआ कुछ लाइन बच गया था, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चिंकारा किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ये आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, पहले ही बता चुके हैं। ये है चिंकारा, देख लीजिए चिंकारा। चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी है कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में। और यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाला, तो बताओ रेंगने वाला जो जानवर होता है उसको हम लोग कौन सा जानवर कहते हैं? सरीसृप कहते हैं, है कि नहीं? क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं उसको हम लोग, है कि नहीं? तो ये घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि रेंगने वाले प्रजाति का नाम बताइए। तो या ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि घड़ियाल किस जानवर किस ग्रुप में आता है? तो घड़ियाल सरीसृप के अंतर्गत आता है, अजगर सरीसृप के अंतर्गत आता है। अजगर क्या है? एक सांप है। और घड़ियाल मगरमच्छ के जैसे दिखता है। घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाले प्रजाति भी पाए जाते हैं कहाँ पर? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और हमारे वन्यजीव अभयारण्य वाले एक पार्ट्स और बनेंगे जो कि चैनल पर डाल दिया गया होगा, आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकते हैं।